Now Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898. स्ट्रक्चर कैसा है? कैनालिकुलर सिस्टम है, यहाँ पे भी गलियों की तरह का सिस्टम है। यहाँ बहुत सारी ट्यूब्स बनी हुई हैं जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। विथ सैक्स पैरेलल अरेंज्ड, और ये ट्यूब्स कैसे अरेंज्ड होती हैं? ये एक है, दूसरी उसके पैरेलल रखी हुई है उसके ऊपर, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये पैरेलली अरेंज्ड हैं, फ्लैट हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स विदाउट राइबोसोम्स। वेजिकल्स कहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर को, और इनमें राइबोसोम्स नहीं होते। गोल्जी apparatus इन प्लांट्स एंड लोअर इन्वर्टिब्रेट्स इज रेफर्ड एज डिक्टियोसोम। प्लांट्स और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, मतलब फाइलम कोर्डेटा से पहले जितने भी फाइलम हैं उनमें गोल्जी apparatus को डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी apparatus में ये जो आपको मेम्ब्रेन के दरमियान ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। तो ईच ऑफ दैम इज डिस्क शेप एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट। तो ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसको सिस्टर्नी कहा जाएगा। ये जो सारे कंपार्टमेंट्स हैं ये सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? थ्रू इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल्स। ये एक है तो यहाँ एक ही टिब्यूल प्रेजेंट है, तो टिब्यूल्स के थ्रू इनके दरमियान कनेक्शन है, तो इनको इंटरकनेक्टिंग टिब्यूल्स कहते हैं। एंड वेजिकल्स, और इसमें कुछ वेजिकल्स प्रेजेंट हैं, लाइक ये सारे क्या हैं? वेजिकल्स हैं। वेजिकल्स का काम क्या है? ये मटेरियल्स को लेकर भी आते हैं गोल्जी apparatus की तरफ, और यहाँ गोल्जी apparatus से मटेरियल्स को वापस आगे भी लेकर जाते हैं। तो वेजिकल्स क्या हैं? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें चीज़ें गोल्जी apparatus तक आ भी रही हैं, और फिर गोल्जी apparatus से चीज़ें ये आगे भी इन्हीं बैग्स में जाती हैं। तो इन बैग्स को गोल्जी वेजिकल्स कहा जाता है। ये जो गोल्जी apparatus हैं ये एनिमल सेल में एक ही होता है, जबकि प्लांट सेल्स में ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये किन सेल्स में ज़्यादा हैं? दे आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल्स। ऐसे सेल्स जिनमें से कोई ना कोई सिक्रीशन हो रही है उनको ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। तो गोल्जी apparatus किन सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं? ग्लैंडुलर सेल्स। ये आपने बात याद रखनी है। फंक्शन क्या है? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने यहाँ पे वेजिकल का नाम लिया था कि इन वेजिकल्स में चीज़ें आती हैं और फिर यहाँ से आगे जाती हैं। तो इनके फंक्शन में ये बात है कि जो वेजिकल्स हैं ये दूसरे ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज़ बनी है तो वो चीज़ इन वेजिकल्स में, इन बैग्स में बंद होकर गोल्जी बॉडीज़ की तरफ आएगी। गोल्जी बॉडीज़ क्या करेंगे? उसको कलेक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई, कुछ उसमें चेंजेस लाएंगे, फिर उसको पैक करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो उसकी मंजिल होगी उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे इन्हीं वेजिकल्स में पैक करके, इन्हीं बैग्स में पैक करके। तो इनका काम क्या हुआ? कलेक्शन का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके अलावा ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल्स? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि सेल वॉल बनाते हैं, और वो कौन से हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा सेल प्लेट मटेरियल। अब सेल प्लेट मटेरियल क्या है? जब प्लांट सेल डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, अब इसमें से 2 सेल्स बनने हैं, उसके लिए साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है, तो बीच में ये सेल प्लेट मटेरियल बनता है। किससे? गोल्जी apparatus से। और इससे फिर ये प्लांट सेल 2 सेल में डिवाइड होते हैं। तो इनका काम किस में हुआ? सेल वॉल मैन्युफैक्चर करने में और सेल प्लेट मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने में। तो ये दोनों क्या हैं? गोल्जी प्रोडक्ट्स हैं। अब है लाइसोसोम्स। दे आर स्फेरिकल बॉडीज़। ये स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, ऐसी सर्कुलर सी। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर्ड है। अभी पीछे तक हम जितने ऑर्गेनल्स पढ़ के आए हैं वो डबल लेयर्ड ऑर्गेनल्स हैं। लाइसोसोम्स जो हैं इनके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर्ड है। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी apparatus। किन से बनते हैं? ये गोल्जी apparatus से ओरिजिनेट होते हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है?
डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। इन एंजाइम्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या है? स्फेरिकल से स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं और उन एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम्स हैं ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं, ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी तक जो हमने ऑर्गेनल्स पढ़े हैं वो प्लांट सेल में मौजूद हैं, लेकिन जो लाइसोसोम्स हैं ये प्लांट सेल में एब्सेंट हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। जहाँ इनका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस का काम है। फेगोसाइटोसिस क्या है? किसी सॉलिड चीज़ को इंजेस्ट करना। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड चीज़ को इंजेस्ट करने को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये सॉलिड चीज़ फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया है, या वॉर्न आउट सेलुलर कंपार्टमेंट्स, या कोई सेल डिस्ट्रॉय हो गया है, या सेल में कोई टॉक्सिक चीज़ बन गई है, तो ये इनको इंजेस्ट कर लेते हैं। तभी इनको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉयड्स कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया है उसको भी इंजेस्ट कर कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो डिस्ट्रॉय करने का काम असल में कर कौन रहा है? लाइसोसोम्स में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो कौन से पॉइंट्स याद रखेंगे कि ये स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका काम है फेगोसाइटोसिस करना। कोई भी बाहर से पार्टिकल आ जाए या सेल के अपने ही डिस्ट्रक्टेड पार्ट हो या कोई टॉक्सिक या वेस्ट हो उसको इंजेस्ट करना या डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि जिन सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर किसी वजह से लाइसोसोम की जो ये सिंगल मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाए, जैसे ही ये रप्चर होगी तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये एंजाइम्स बाहर आते ही सेल के अंदर मौजूद जितनी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करना या डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। जब ये सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये इसकी जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो इसके एंजाइम खुद ही अपने सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहा जाता है, मतलब खुद को खुद डिस्ट्रॉय करना। तो व्हेन मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम रप्चर, जब लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो सेल अंडरगोस केमिकल ब्रेकडाउन और लाइसिस। तो सेल का क्या हो जाता है? सेल ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको लाइसिस कहते हैं। द रिलीज ऑफ एंजाइम्स कॉजेज सेल टू डिस्ट्रॉय इट्स सेल्फ बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन प्रोटीन्स। उससे जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो एंजाइम क्या करेंगे? दे विल कॉज सेल टू डिस्ट्रॉय इट्स सेल्फ बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन प्रोटीन। तो ये सेल जो है अपनी प्रोटीन्स को खुद ईट करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू दीज एंजाइम्स। तो तभी लाइसोसोम्स को सुसाइड सेक्स भी कहा जाता है और इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन को। फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो कि क्यों हो रही हैं? हमने कहा है कि लाइसोसोम्स में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं। अब कोई भी एंजाइम जो लाइसोसोम में एब्सेंट हो तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? जिस चीज़ को उसने डाइजेस्ट करना था अब उसको कोई डाइजेस्ट करने वाला नहीं है। जब उसको कोई डाइजेस्ट करने वाला नहीं है तो वो सेल में जमा होते जाएगा सब्सटेंसेस। तो उन सब्सटेंसेस के जमा होने से फिर कुछ डिजीज़ होती हैं, उनको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम and accumulation of undergraduate substrate are called lysosomal storage diseases। जो कि क्यों हो रही है? लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रही हैं। और चूंकि इनकी डेफिशिएंसी होगी तो जिस सबस्ट्रेट या सब्सटेंस को इन्होंने डाइजेस्ट करना है अब उसको कोई डाइजेस्ट करने वाला नहीं है, तो वो अक्यूमुलेट होता है। अक्यूमुलेट का मतलब है जमा हो रहा होता है, और उसकी वजह से फिर कुछ डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होती हैं, उनको लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो W.G. हर्स्ट ने एक्सप्लेन किया था इसको। इसने नोटिस किया कि एक एंजाइम है लाइसोसोम्स में अल्फा ग्लूकोसाइडेस का काम ये है कि वो ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करे।
अब लाइसोसोम में ये एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज अगर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये जो ग्लाइकोजन है इसको कोई डाइजेस्ट करने वाला नहीं होगा, तो ये सेल में एक्यूमुलेट जमा होता जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के जमा होता ही वो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, मतलब कि उस एरिया में या उस सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो सूज जाएगा, और फिर इस इन्फ्लेमेशन से जो आसपास के टिश्यूज़ और सेल्स होंगे उनको भी नुकसान पहुंचेगा, वो भी डैमेज होंगे। तो मोर डिजीज हैव बीन डायग्नाइज्ड। यहाँ पे कुछ 3 डिस्कस की गई हैं। tay डिजीज़, tay डिजीज़ क्यों हो रही है? ये भी किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। मेंटली वो जो बच्चा होता है वो ठीक नहीं होता, ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधा हो सकता है, एंड डेथ बाय एज 3। गॉस्टर्स डिजीज़ में क्या है? लिवर और स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं, इनका साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो हमारी बॉडी में हमारी लॉन्ग बोन्स हैं वो डिस्ट्रॉय, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली ये भी ठीक नहीं होते। क्रेब्स डिजीज़ क्या है? इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, डेथ बाय एज 2 और लॉस ऑफ माइलिन। माइलिन क्या है? जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनको एक शीट कवरिंग जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो ये भी लॉस हो जाती है। तो ये 3 डिजीज़ हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स हैं कि इन डिजीज़ की वजह से क्या क्या होता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, और ये डिजीज़ और इनके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज़ में आता है। इसके अलावा यहाँ से रीजनिंग आता है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड सेक्स, तो इसका आंसर ये वाला पॉइंट होगा।